तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। आज डेट है 5th ऑफ अक्टूबर, डे है सैटरडे। हम पिछले 2-3 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं उनका एक ओवरव्यू लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी आर्टिकल को अगर पढ़ना है तो वो क्यों पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के पहले फ्रंट पेज के इन दो आर्टिकल्स को देखो बहुत ध्यान से। आप लोग शायद एक चीज को मिस कर जाओगे और वो ये है कि यहां पे सेबी के चीफ को समन किया है पब्लिक अकाउंट की कमिटी ने। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस पर्टिकुलर चीज के बारे में एक मिनट भी सोचने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या आप ये बात जानते हो कि पब्लिक अकाउंट कमिटी और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बीच में क्या रिलेशन है? क्या आपको नहीं लगता कि यूपीएससी आपसे ये भी पूछ सकती है कि क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास किसी को समन करने का राइट भी होता है? साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कि क्या ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्या ये रिकमेंडेशन देती है, वो बाइंडिंग होती है, क्या ये जो पैसा खर्च हो जाता है पोस्टमार्टम करती है एक्सपेंडिचर का। इस तरीके के पॉइंट्स बना के जो भी एक सीरियस स्टूडेंट है वो ये बात जानता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या फिर एस्टिमेट कमेटी हो, ये कमिटीज गिनी चुनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे हर साल पॉलिटी में क्वेश्चन आता है। तो कैसे आप एक इतनी बड़ी खबर को, जहां पे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि पार्लियामेंट्री वॉचडॉग कही जाती है फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसने अगर सेबी चीफ को समन किया है तो उस न्यूज को आप कैसे छोड़ सकते हो और उसके स्टैटिक पोर्शन को बिना पढ़े आप अपना दिन कैसे स्पेंड कर सकते हो? मैं मान ही नहीं सकता। तो देखो, हम लोगों को यहां पे पढ़ना चाहिए अबाउट 3 कमिटीज मेजरली। एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक है एस्टिमेट कमेटी और एक है पब्लिक अंडरटेकिंग। बहुत ध्यान से देखना, यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा, राज्यसभा, इनकी टर्म, एस्टिमेट कमेटी के मेंबर, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि इनके चेयरपर्सन्स के बारे में। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा, इट मस्ट बी फ्रॉम अपोजिशन। आपको ये लिख के दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो अपोजिशन से ही होगा। जवाब है नहीं, इट इज बाय कन्वेंशन एंड नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर आप पढ़ना शुरू नहीं करोगे, मार्क माय वर्ड्स, आप अगर हर चीज पढ़ भी लोगे ना, आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे। यूपीएससी कंपैरेटिव स्टडी मांगता है कि एक स्टूडेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी को पढ़ ले, एस्टिमेट कमेटी को और पब्लिक अंडरटेकिंग को, तीनों को पढ़ने के बाद में वो ये सोचे कि अगर चेयरपर्सन पे क्वेश्चन आया तो इसका क्या लगाऊंगा, अपोजिशन बाय कन्वेंशन। अगर इसका पूछा तो क्या लगाऊंगा, ये रूलिंग पार्टी। अगर इसका पूछा तो क्या लगाऊंगा, फ्रॉम लोकसभा। ये कंपैरेटिव स्टडी जिसने कर ली वो एग्जाम में कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उसे बीट नहीं कर सकता। और इस प्रैक्टिस को आप खुद करके देखो, आप अपने अंदर उस चेंज को महसूस करोगे। खैर, ये तो हो गई बात एक छोटी सी। अब आप लोगों को मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है आपको वैसे पढ़ना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए, जो हम इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी के। देखो, आप लोगों को यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पता होना चाहिए कि एक फिनेंशियल कमेटी है। एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, तोड़ तोड़ के। जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है एवरी ईयर बाय हुम, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट। फ्रॉम अमंग द मेंबर्स कुछ भी लिख देंगे, राज्यसभा ओनली, लोकसभा ओनली, फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स जो कमिटी है। ठीक है, अब यहां पे एग्जामिन कैग रिपोर्ट्स ऑन, ये कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। कौन कौन सी? एप्रोप्रिएशन, फिनेंस अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं? वो क्या है? वो ये है कि ये पैसा खर्च होने के बाद में उसका पोस्टमार्टम करती है। जैसे इट कंडक्ट्स अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड। इसी के साथ साथ ये पॉलिसी पे क्वेश्चंस नहीं उठाती इन ब्रॉडर सेंस, ये उससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। ये आपको इन कमिटीज के बारे में पढ़ना चाहिए अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। तो आप खुद ये चीज सोच के देखो। ठीक है,
नेक्स्ट, अब देखो ये जो पर्टिकुलर खबर है यहां पे आपको जानने को मिलेगा कि जयशंकर जी ने एससीओ मीटिंग जाने के लिए क्या बोला है, विल गो टू पाक फॉर एससीओ मीटिंग। बहुत ध्यान से समझना, पाकिस्तान जाएंगे मगर एससीओ मीटिंग के लिए, मगर यही जयशंकर साहब सार्क में जाने से मना कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सार्क की मीटिंग को पोस्टपोन किया हुआ है सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और यही खबर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगी। जयशंकर टू विजिट पाक फॉर एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, उसी के नीचे आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखेगा कि बट हैज रिफ्यूज टू अटेंड द सार्क। समझ में आया? ड्यू टू हेल्ड इन पाकिस्तान सिंस 2016 से मीटिंग होनी थी, अभी तक पोस्टपोन करते आ रहे हैं। बहुत ध्यान से एक चीज को समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा ध्यान से। अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ऐसा ही एक इशू चल रहा था दो इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बिम्स्टेक और सार्क। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि यूपीएससी मेंस 2022 में बिम्स्टेक को एज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया था सार्क का, और इसमें आपको बताना था कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिससिमिलैरिटीज है। आपको याद होगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को क्यों बता रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, ये उसका प्रूफ है। अब उन्होंने ना आपसे बिम्स्टेक पूछा और ना आपसे सार्क पूछा, उन्होंने दोनों को कंपेयर करके पूछा कि इन दोनों संस्थाओं को कंपेयर करो कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिससिमिलैरिटी क्या है। क्या आप इस बात को सोच पा रहे हो? इवन अ स्टूडेंट हु नोज मच बेटर देन यू अबाउट द बिम्स्टेक एंड सार्क won't be able to write the answer which you are going to write if you have practiced it beforehand। अगर आपने पहले से ऐसी कंपैरेटिव प्रैक्टिस की हुई है तो सोचो, आप वहां पे बैठे हो और आप वहां पे ऐसे दो सर्कल बना रहे हो, बीच में आप कॉमन कंट्रीज लिख रहे हो दोनों संस्थाओं में और यहां पे अलग अलग, फिर आप इस बीच से निकाल के इनकी सिमिलरिटीज बता रहे हो और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं आप वो बता रहे हो। आप सोचो नंबर किसको ज्यादा मिलेंगे, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको ये बात क्यों बताई? ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए कि यार ऐसी ही प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी सार्क पे पहले भी कर चुका हूं, मगर अब मुझे एक बार फिर से ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एससीओ और सार्क को कंपेयर करके कोई क्वेश्चन, तो क्या मुझे इसका भी कोई चार्ट प्रिपेयर करना चाहिए? शायद हाँ। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक एससीओ के बारे में क्या पढ़ा है मैं आपको वो बताता हूं। जितनी भी बेसिक चीजें हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो हमने यहां पे पढ़ी। जैसे अगर आपसे एससीओ के बारे में पूछा जाए तो आप इनमें से कोई कीवर्ड अपने मेंस के आंसर में शुरू कर सकते हो, जैसे 40% ग्लोबल पॉपुलेशन एससीओ में है, 20% ग्लोबल जीडीपी एक्सेट्रा। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को फुल मेंबर का स्टेटस मिला था, इसीलिए पाकिस्तान में मीट हो पा रही है, राइट। सबसे रिसेंट किस कंट्री को एससीओ के अंदर एंट्री मिली, इसका सेक्रेटेरिएट क्या है। वेस्ट एससीओ को कैसे देखता है, क्या वो इसे नाटो के तर्ज पे देखता है? जवाब है हाँ, ये उनका पर्सपेक्टिव है देखने का। एससीओ का सिग्निफिकेंस क्या है भारत के लिए, ये पॉइंट्स आपको आते हैं, राइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको एससीओ के बारे में बताया, हम लोगों ने बाकी संस्थाओं के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, राइट। अब आपको इन दोनों को मर्ज करके एक कंपैरेटिव आंसर पहले से डेवलप करना चाहिए, ठीक है। किसका? एक तरफ एससीओ बनाना है और दूसरी तरफ सार्क। तो आप लोग इस प्रैक्टिस को करो जब तक मैं इस माइंड मैप को आपके सामने लेके नहीं आता। इंटरनेशनल इश्यूज में अंडर करंट अफेयर्स कोर्स आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगा ही। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें मैं आपको एक बहुत बड़ा लेसन दूंगा। ये द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल है। एडिटोरियल बात कर रहा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के बारे में, साउथ वेस्ट नहीं। इस कीवर्ड को देखते ही पता है आपको एक एस्पिरेंट के दिमाग में क्या चलना चाहिए कि यार ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, क्या मुझे इसका स्टैटिक पोर्शन आता है? क्या अगर मुझसे अभी कोई साउथ वेस्ट मॉनसून का पूरा मैकेनिज्म पूछे कि कैसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच डिवाइड होगी, कैसे अरेबियन सी ब्रांच आएगी, कैसे ये दोनों ब्रांचेस अपने अपने रीजन्स में आगे बढ़ते हुए प्रोसीड करते हुए रेनफॉल को लीड करेंगी, ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ये कब आएगा, ये जो मॉनसून है ये हमारे देश के किस रीजन में बारिश देता है, यहाँ पे क्या मुझे तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए, क्या मुझे कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट में कंफ्यूज करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। ये सारी चीजें
नीचे उतरने से पहले ही एडिटोरियल के स्टूडेंट के दिमाग में हिट कर जानी चाहिए। अगर आपके दिमाग में हिट कर गई तो आप क्वेश्चन को हिट कर जाओगे, रेस्ट इट्स अप टू यू। अब देखो आर्टिकल क्या बोल रहा है। आर्टिकल बोल रहा है साउथ वेस्ट मानसून ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म हुआ है, आईएमडी ने बताया, एक्यूरेट डाटा फलाना ढिमका, ठीक है, ये सारी बातें बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है कि ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, क्योंकि इसके द्वारा वहाँ पे रेनफॉल आती है, ठीक है, और कहीं पे उसका अगर जिक्र करना होगा तो वो भी कर देगा। फिर ऑफकोर्स ये बात है, मानसून की बात चल रही है तो ला नीना और अल नीनो तो चिपक के आएंगी, वो भी उनकी बात चल रही है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पीवाईक्यू दिखाता हूं जो स्टूडेंट इन टॉपिक्स को देख के प्रैक्टिस नहीं करते, और यही उनकी सबसे बड़ी खामी रहती है कि वो प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस चीज में लगती है मेहनत। मेहनत क्या होती है वो मैं दिखाता हूं। देखो, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे मॉनसून के क्वेश्चंस को आज फाइंड आउट किया, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें पीवाईक्यूज के थ्रू आपको करवाता हूं, धीरे धीरे इन चीजों को अपलोड भी करता रहता हूं, ठीक है। तो ये भी चीज आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, मगर इसके पहले इसका सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करो कि क्योंकि ये एक्चुअली में आपकी तरफ से काम होना चाहिए कि अगर मैं मॉनसून का टॉपिक पढ़ रहा हूं तो मुझे आप ये बताओ कि ये आपका दायित्व है या नहीं कि मॉनसून के क्वेश्चंस को एक बार देखें। देखो यहां पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यूपीएससी एनडीए 2010 का, 15 साल पुराना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज और आर करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन को कैसे टिपिकल बनाता है। वो पहला बोल रहा है कि मॉनसून रीचेज द मालाबार कोस्ट फर्स्ट। अब आपको यही नहीं पता कि वो केरला में हिट करता है, अब केरला को कोरोमंडल बोलूं कि मालाबार बोलूं, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। दूसरा, राजस्थान डज नॉट गेट रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। अभी मुझे बताओ, अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो, जयपुर में बहुत ज्यादा बारिश हुई, कहां पे आता है, राजस्थान। राजस्थान में क्या साउथ वेस्ट मानसून से बारिश कम होती होगी ना, थार डेजर्ट में नील के बराबर, बट होती तो होगी। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, डज नॉट गेट रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। खैर, साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट व्हेन द परमानेंट विंड बेल्ट स्टार्ट शिफ्टिंग टू द साउथ। अब ये क्या होता है रिट्रीट, ये रिट्रीट ऑफ मानसून क्या होता है, हियर इज द कॉन्सेप्ट, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, और वो चलता है सन के मूवमेंट से। तो क्या आपको सन के मूवमेंट से ड्रॉ करना आता है रिट्रीटिंग मानसून? अगर नहीं आता तो आप एग्जाम में कैसे करोगे क्वेश्चन को, अगर मेंस में पूछ लिया तो, एक्सप्लेन रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया, इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है, मानसून पे डिपेंडेंट है, सोच के देखो। और अगर इस चीज को समझना चाहते हो तो सिंपली यूट्यूब पे रिट्रीटिंग मानसून बुद्धि आईएएस डालो, साउथ वेस्ट मानसून बुद्धि आईएएस डालो, आपको सारे एकदम कंसाइज वीडियो मिलेंगे। हजारों लोग अभी तक इस चीज को देख चुके हैं और उसका फायदा उठा चुके हैं। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से, देखो साउथ वेस्ट मानसून के, ठीक है। और जैसा आप जानते हो कि मैं पीवाईक्यू की सीरीज भी चला रहा हूं, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। खैर, यूपीएससी एनडीए 2010 का क्वेश्चन है। देखो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कुछ स्टेटमेंट को देख के बताओ मुंबई, विदर्भ और कश्मीर वैली। आप क्वेश्चन की डेप्थ को समझो। एक वो बोल रहा है मुंबई और पुणे, एक बोल रहा है वो विदर्भ रीजन, मतलब महाराष्ट्र पे फोकस है, फिर वो बोल रहा है कश्मीर वैली, सीधे आपको ऊपर ले गया, आपका दिमाग हिलाने की कोशिश कर रहा है। इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है जिसने साउथ वेस्ट मानसून के मैप को अपने हाथ से ड्रॉ किया। और जब आप उस वीडियो को देखोगे जो मैंने अभी आपको रिकमेंड किया है, साउथ वेस्ट मानसून बुद्धि आईएएस टाइप करके, आपको वो चीज फील करवाऊंगा मैं उस वीडियो में। आज का नहीं, बहुत पुराना है, वो पीवाईक्यूज पे ही बेस्ड है। अब देखो यहां पे, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस आपकी मैपिंग पे पकड़नी है। कौन सी मैपिंग, कि मुंबई कहां आता है और पुणे कहां आता है। लेट सपोजेडली नेक्स्ट बार क्वेश्चन यूपीएससी दे देगी कि मुंबई और नागपुर को कंपेयर करके बताओ। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या चीज डिमांड कर रहा हूं, या यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है। वो ये चाहती है कि आप इंपॉर्टेंट सिटीज को मैप पे लोकेट करो। जब आप उनको लोकेट कर लोगे तब आप वहां पे बैठ के सोच पाओगे कि यार पुणे इधर है, ये चिपका हुआ है मुंबई, वेव्स ऐसी जाएंगी, विंड ऐसी जाएगी, बारिश मुंबई में ज्यादा होगी, तो मुंबई रिसीव, हाँ ऐसे होती है चीज। फिर विदर्भ रीजन क्यों न्यूज में रहता है, सूखा पड़ा रहता है, गन्ने उगाते रहते हैं लोग, जो कि
बहुत ज्यादा वाटर मांगता है। विदर्भ रीजन एक्सपीरियंसेस सेमी एरिड क्लाइमेट एज इट लोकेशन रेन शेडो रीजन, होता ही होगा रेन शेडो रीजन में, तभी तो पानी नहीं आता है। अगला, इंडियन मानसून रीचेस काश्मीर वैली एट द लास्ट, अरे लास्ट में जाता होगा, मानसून पड़ा है ना, ऐसे जैसे जाके हिमाचल के बाद ऊपर उठता है, आखिरी में जाता होगा, समझ रहे हो। ये डेप्थ आपको चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बाकी ऑफकोर्स सारे तो मैं नहीं करवा सकता इसमें, बट आपको पीवाईक्यू की सीरीज जो मैं करवा रहा हूं उसमें कवर होंगे ये। मगर मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं कि किस चीज को देख के आप किस तरीके की मैप पे प्रैक्टिस करोगे, और आप खुद सोच के देखो कि अगर आपने पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं किया होता तो क्या आप सीधे एग्जाम में बैठ के इन चीजों को सॉल्व करने में सक्षम हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अभी इस आर्टिकल में पढ़ना क्या है। मैंने तो क्योंकि पढ़ लिया कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म हुआ है, 8% ज्यादा रेन एंटीसिपेट जो की थी हमने उससे हो गई ज्यादा, बस खत्म। अब क्या पढ़ना है इसमें, उसको पता ही नहीं है कि उसे नॉर्थ ईस्ट मानसून पढ़ना है, उसे साउथ वेस्ट मानसून पढ़ना है, उसे रिट्रीटिंग मानसून पढ़ना है, इन मानसून के अलग अलग नाम होते हैं रीजन्स में, उनको पढ़ना है। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर हेडिंग नोवेयर, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले, जैसे कि आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हमें आपके साथ मिल के प्रिपेयर करना है राउंड द ईयर, जिस तरीके से आप पढ़ाते हो हमें वो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हमें बताओ कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इफ़िशेंटली पढ़ाई करेंगे, और कैसे कम टाइम में हम चीज़ों को सम अप करेंगे, और कैसे हम डेली बेसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे भी और उन्हें अपडेट भी करेंगे। ये एक प्रोसेस क्या है जो आप हमसे फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको मैं 1 मिनट में जल्दी से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूँ। देखो, ये जो पूरा खेल है, जितने भी आप माइंड मैप्स देख रहे हो या देखते हो, ये सारे एचडी माइंड मैप्स काम करते हैं एज शॉर्ट नोट्स फॉर अस, जिसे हम आखिरी टाइम के लिए डिजाइन करते हैं थ्रू आउट द ईयर डेली बेसिस पे। ये जो एचडी माइंड मैप है, जब हम हर टॉपिक का एक बार क्रिएट करते हैं, जो क्रिएट किया जाता है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे अलग अलग न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी एंड ऑल्सो सम मैगजीन्स। एक बार एक टॉपिक का जब माइंड मैप क्रिएट हो जाता है, और वो माइंड मैप इस तरीके से बनाया जाता है जिससे प्री के सारे सवाल हम हल कर पाएं और मेंस का एक बहुत प्यारा मॉडल आंसर हम लोग लिख पाएं, बस हमारा काम खत्म हो जाता है। एक बार अगर माइंड मैप बन गया, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आता है, हम अपने माइंड मैप को खोलते हैं, उससे उसे कंपेयर करते हैं। अगर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कोई नई चीज़ या ऐसी चीज़ आई है जो हमारे माइंड मैप में नहीं है, कोई नई अपडेशन आई है, तो हम उसे वहाँ पे लिख लेते हैं छोटी सी लाइन में, और हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाता है। और सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, भले ही वो PT 365 हो या भले ही वो मंथली मैगजीन हो, टॉपिक देखा, उसमें अपडेट किया और आगे बढ़े। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को अपडेट करते हैं, और हमेशा हम प्री और मेंस के लिए तैयार रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें आखिरी टाइम पे जो बाकी एस्पिरेंट्स भागेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर इधर उधर, हमको कहीं भी नहीं भागना पड़ता। हम हर वक्त तैयार होते हैं एग्जाम को देने के लिए। तो ये जो स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी है, ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च लगती है माइंड मैप्स को बनाने में, इसके इलेबोरेटिव वीडियोस डिलीवर करने में। आपका हार्डवर्क सिर्फ ये है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब अगर आप इस चीज़ से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा www.buddhi academy academy.in पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। अब इस पूरी चीज़ को जानने समझने के लिए, ये देखने के लिए कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं, मैं आप सबको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, जितने भी माइंड मैप्स हम लोगों ने बनाए हैं वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सब जाओ, टेलीग्राम चैनल को खोलो, वहाँ पे माइंड मैप्स को देखो। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है, आप आपके कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, देन डू एनरोल इन बोथ द कोर्सेज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। इसी के साथ दोस्तों, अब क्योंकि मैं ज्योग्राफी को पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो, बिहार फ्लड पे इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल को कवर किया था। आर्टिकल की थीम क्या थी कि बिहार, व्हाई इट इज प्रॉन टू फ्लडिंग ईच ईयर।
हर स्टूडेंट को एक आंसर आता है, वो है सौरो ऑफ बिहार, डेट इज कोसी रिवर, उसके पाथ का फ्लक्चुएशन। अब मैं आपको ये बताता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके आंसर्स में चार चांद कैसे लगते हैं। देखो, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में ज्यादा फ्लड्स क्यों देखने को मिलती हैं, एक वो स्टूडेंट जो जनरलाइज्ड आंसर लिखेगा और एक वो स्टूडेंट जो ऐसा आंसर लिखेगा, कैसा? सबसे पहले वो बताएगा बिहार की ज्योग्राफी, क्योंकि बिहार में न्यूमरस स्नो और रेन फेड रिवर क्रिस क्रॉस करती हैं, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, फिर वो ये बताएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट ने कुछ काइंड्स ऑफ फ्लड्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे फ्लैश फ्लड जो कि रेनफॉल के कारण होते हैं नेपाल में। अब नेपाल में हुए, पानी आया, फ्लैश फ्लड बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पानी आ गया। ठीक है, फिर कुछ होती है रिवर फ्लड, फिर कुछ होती है ड्रेनेज कंजेशन, मतलब कि पानी का जमावड़ा, है ना, एनक्रोचमेंट्स के कारण, और कुछ होते हैं परमानेंट वाटर लॉक्ड एरियाज। ये कुछ कीवर्ड है। अच्छा, इतने टाइम से चल रहा है तो सरकार ने कुछ तो किया होगा, उस पे आते हैं। बट यहां पे आता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि कौन कौन सी नदियां यहां से होके गुजरती हैं और ओवरफ्लो होती हैं, तो वो प्रीलिम्स में आपसे सिंपली पूछ लेगा बिहार की नदियां। ये देखो, ये उसका आंसर है। और फिर आप ढूंढने लग जाओगे कि यार कोसी तो पता था, गंडक तो पता था, बूढ़ी गंडक भी पता था, कुछ लोगों को बागमती भी पता था, मगर एक कमला, बालन, अधवाड़ा, इनको कैसे पढ़ा जाए? न्यूज़पेपर कवर कर रहा है, पढ़ो। ठीक है, फिर वो स्टूडेंट यहां पे एक मैप बनाएगा बिहार का, ऐसे करके, समझ रहे हो? बिहार जैसा लगना भी चाहिए। ये डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप डेली ऐसे कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आप सोचो एग्जाम के दिन क्या आप बिहार ड्रॉ नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, खैर, फिर देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोलता है वो सॉसर टाइप डिप्रेशन, जिसको लोकली चाउर्स बोलते हैं वहां पे। ठीक है, फिर देखो स्पिलिंग ऑफ सिल्टेड स्मॉल रिवर्स, एनक्रोचमेंट ऑफ ड्रेनेज चैनल, एम्बैंकमेंट इंड्यूस्ड वाटर लॉगिंग, जो एम्बैंकमेंट बना देते हैं ना कि पानी बाहर ना निकले, वो भी काम नहीं कर रहा है वहां पे। तो ऐसे जो कीवर्ड हैं, जैसे एम्बैंकमेंट होना, एम्बैंकमेंट एम सॉरी फॉर माय मिस प्रोनाउंसिएशन, एम्बैंकमेंट का नैरोअर होना। अब वो क्योंकि नैरो हो रहा है तो रिवर का जो कोर्स है वो और ज्यादा सेडिमेंट के कारण ओवरफ्लो होता जा रहा है। ठीक है, आपको इस चीज को वहां पे बनाते हुए आना चाहिए। आप अगर वहां ऐसा बनाओगे कि ये ऊपर नेपाल है, नेपाल में आए फ्लैश फ्लड, वहां से आया पानी, यहां आया बिहार में, बिहार में जो एम्बैंकमेंट्स बने हुए थे वो नैरोअर हुए, धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंट बढ़ता जा रहा है, ये पानी और ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, और इस कारण से हमें यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हो? सोच के देखो कि अगर आपकी स्पेस में वो सोचने की क्षमता है कि अगर बिहार पे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं पहला एक ऐसे डायग्राम बनाऊंगा और फिर इस आंसर को प्रूव करूंगा, तो सोचो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे या आपके कॉम्पिटिटर को? ऑफ कोर्स आपको, बट उसके लिए मेहनत पहले से करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर देखो उसने कुछ नॉन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बताए कि डैम बना दो। फिर डैम क्यों नहीं बना अभी तक, अगर ये उसका सॉल्यूशन ही है तो? है ना, क्योंकि ये जो डैम है वो नेपाल के अग्रीमेंट के साथ में हमको बनाना पड़ेगा और वो हो नहीं पाया है, क्योंकि जवाब भी आपको देना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या है, डैम बना दो ब्रैकेट में, बट नेपाल हैज नॉट अग्रीड येट एंड वी हैव नॉट साइंड अग्रीमेंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट, मैं तो बहुत बड़ा बता रहा हूँ, इसमें कुछ छोटा सा आपको लिखना है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट विद नेपाल इट वोंट बी पॉसिबल, खत्म। ऐसे करके आपको अपने आंसर्स को लिखना है। मुश्किल से 5 पॉइंट आपको लिखने का मौका मिलेगा, बट वो एकदम टू द पॉइंट होने चाहिए जो आपको अलग बना दे, बस। अब सोच के देखो कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कास्ट इन जेल के बारे में पढ़ेंगे, वो यहाँ पे केरला अर्जेंटली पॉलिटिसाइजेशन जो किया जा रहा है न्यूज़ का, पॉलिटिक्स की न्यूज़, उसको पढ़ेंगे, गाजा पट्टी के बारे में पीएचडी करेंगे। ये सब नहीं पढ़ना है, जो टू द पॉइंट मुद्दे की बात है उसको पढ़ो, नंबर मिलेंगे, प्रिपरेशन सिंप्लीफाई भी होगी, आपको कम भी पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी एक जगह सही जगह डायरेक्शन में कंसंट्रेट होगी और आप अपने कंप्यूटर से अपने आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं आखिर के आज के आखिरी आर्टिकल पे। देखो, इंडिया में 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ बेसिक बातें पढ़नी पड़ेगी वापस से, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेज में पढ़ा चुका हूँ मगर इसको वापस पढ़ाना पड़ेगा मुझे। क्यों? देखो, यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है 5, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, आप में से कोई भी चैट सेक्शन में सारे नाम लिख दो, आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे आपको। पहले इसको ब्रॉडर सेंस में सोचो,
क्लासिकल लैंग्वेजेस को क्यों सरकार बनाती है कि ये लैंग्वेज आज से क्लासिकल लैंग्वेज का टैग इसको मिल गया है। अब वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना है कि कहाँ पे चुनाव है तो मराठी को दे दिया, वो सब हमको नहीं पढ़ना। हमको पढ़ना है सबसे पहले तो कि क्राइटेरिया क्या है क्लासिकल लैंग्वेज को बनाने का। हर लैंग्वेज को तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं बना है, तो जिसको मिला है उसके पीछे क्या क्राइटेरिया था। पहला क्वेश्चन यहां से उठेगा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। दूसरा, अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है तो उससे उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, ये है। फिर आपसे जैसे यहां पे प्राकृत और पाली के बारे में कुछ आपको चीजें बताइए। अब ये बात आप जानते हो कि प्राकृत और पाली जब भी न्यूज में आता है तो जैन और बुद्धिज्म न्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो सोच के देखो कि क्या इसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के कॉन्सेप्ट से और उनकी लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछने की यूपीएससी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश कर सकता है क्या। जवाब है हाँ। तो आपको वो पर्सपेक्टिव भी डेवलप करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो सभी कर रहे हैं कि कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन सी 5 लैंग्वेज को मिल गया उसको रट लो, पहले कौन सी थी उसको रट लो। रटना भी है, वो सही भी है, बट बियॉन्ड दिस भी आपको जाना पड़ेगा कि इसके फायदे क्या होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था आज का और कुछ प्रीवियस कुछ डेज का। होप यू लाइक दिस, विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।